वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 9 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर। संडे का एक करंट अफेयर है और द हिंदू से लिया गया है। हालांकि दो ही है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं। कल के एडिटोरियल्स में या आप कह सकते हैं कि ओपिनियंस में द हिंदू के न्यूज में ये दिया गया और कहा गया कि जिस प्रकार से बढ़ती मुद्रास्फीति और मजबूत अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार 13 महीने में 110 अरब डॉलर घट गया है। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है ये। तो चलिए हम बात करते हैं आज की सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि आप सभी को पता होगा कि कुछ ही दिन पहले आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो है यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। ये आप सभी लोग जानते हैं, है ना। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से हमारी मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जिस प्रकार से वस्तु और आप कह सकते हैं कि वस्तु और उसके मूल्यों में जो वृद्धि हो रहे हैं, उसके कारण से जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तो यहां पर यह कहा गया है कि बढ़ती मुद्रास्फीति, मजबूत अमेरिकी डॉलर दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। परिणाम यह है कि हमारा मुद्रा अवमूल्यन हो रहा है, अर्थात हमारा मुद्रा का मूल्य जो है डॉलर की तुलना में कमजोर पड़ रहा है। तो इसी से संबंधित इस आर्टिकल में बात की गई है। सबसे पहले पॉइंट ये है, आप देख सकते हैं समाचार के तौबीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका ये GS3 अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो GS3 में ये प्रश्न बनता है। दूसरी पॉइंट ये कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके फॉरेक्स से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की जा सकती है, इससे आपके मुद्रा की बात हो सकती है। तो ये सबसे पहली बात ये है कि इसमें क्या कहा गया है। कहा यह गया है कि पिछले 13 महीनों में अगर देखा जाए तो हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार जिसमें आपके भारत के मुद्रा हुआ, डॉलर हुआ, गोल्ड हुआ, SDR हुआ, ये सभी लोग इस विदेशी मुद्रा भंडार में रखे जाते हैं। और वो विदेशी मुद्रा भंडार जो है 110 अरब डॉलर की गिरावट से आई देखने को, मतलब 110 अरब डॉलर जो है नीचे गिरा है। मतलब कह सकते हैं कि भाई हमारा मुद्रा भंडार जो है आपका कम होता जा रहा है और ये चिंता की बात है। आप सबको पता होगा कि 1991 की स्थिति आप सभी लोग जानते हैं। 1991 में भारत के अंदर में जो आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए थे, उसमें एक हमारा सबसे प्रमुख था विदेशी मुद्रा भंडार का समाप्त हो जाना, है ना। तो ये 13 महीनों में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार क्या हुआ, 10 अरब डॉलर से नीचे गिर गया, क्योंकि बढ़ती मुद्रास्फीति। क्यों? इसका कारण क्या है? मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रहा है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है, मुद्रास्फीति का सिंपल, जिसको आप सामान्य भाषा में महंगाई कहते हैं। तो महंगाई क्या है? जब किसी वस्तु या वस्तु के मूल्यों में वृद्धि के कारण खरीदने की ताकत क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है या फिर कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं यहां पर। तो ये पूंजी बाह्य वर्ग की बात कर रहे हैं आप, है ना। उसके बाद डॉलर की सराहना से विदेशी मुद्रा बाजार में उथल पुथल सा मच गया है और इसके कारण से विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब FDI की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, FPI की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब कम आने लगे हैं। अब समान एक प्रश्न यहां पर यह बनता है कि आखिर क्या कारण है कि हमारा मुद्रा भंडार जो है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है। तो पहला कारण यह है कि मजबूत का डॉलर अगर मजबूत होगा, है ना, तो डॉलर का मजबूत होना, और दूसरा प्रतिकूल बाहरी कारकों से भारत की विदेशी मुद्रा कटी को कम कर दिया गया है। विदेशी मुद्रा जो भारत में आ रहे थे वो कम हो गए इसके कारण से। तीसरा पॉइंट ये है आपका कि जो विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, API, उसके द्वारा पूंजी बाह्य वर्ग के रूप में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मौद्रिक नीति को कड़ा करने और ब्याज के दरों में बढ़ोतरी कर दी। तो क्या जब ब्याज की दर बढ़ोतरी होगा तब भारत का जो मुद्रा है उस फेडरल बैंक में चला जाएगा। तो परिणाम यह हुआ कि हमारे यहां जो ऑलरेडी मुद्रा आ चुका है, हमारे यहां अब मान लिया, सो उदाहरण के तौर पर बहुत सारी कंपनियां जो है भारत
बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में अगर पैसा लगा रखा है एफपीआई के फॉर्म में या जो भी फॉर्म में आपका, और पता चला कि अमेरिका फेडरल बैंक जो है उसने अपना मुद्रा का दर बढ़ा दिया, बैंक रेट बढ़ा दिया, तो बैंक रेट जब वृद्धि होगा तो हर कोई चाहेगा कि भाई अपनी कंपनी में, अपने देश के अंदर में इन्वेस्टमेंट करे और उस पर भी ज्यादा आपका मूल्य, तो विदेशी कंट्री, जो विदेश के जो देश हैं उससे पैसे निकाल कर वो कहां लेकर चले जाएंगे, आपको अपने देश में लेकर चले जाएंगे। तो परिणाम ये हुआ कि हमारा जो मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो घटने लगेगा। तो ये कारण है इसका कि आपका, दूसरी बात, मूल्यवान अमेरिकी डॉलर और उच्च अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल से उत्पन्न होने वाली मूल्यांकन परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसके कारण से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चलिए आगे के पॉइंट को भी हम इसमें समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि अब इसके कारण से जब विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर अगर मजबूत होगा तो आप बताइए कि $1 का मूल्य जो है सब 75 रुपया हुआ करता था, अब ऐसा होगा हमारा तो रुपये का डिमांड घटकर 80 के आसपास चला गया, तो ये मजबूत हुआ और हमारा कमजोर हो गया। तो इसीलिए भारतीय रुपये का अवमूल्यन कहते हैं, मतलब डॉलर के कंपेयर में भारत का जो रुपया है वो कमजोर हो गया, ये यहां पर कह सकते हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी में के मुकाबले की अगर हम बात करें तो अमेरिकी डॉलर 14.5% से वृद्धि किया है, मतलब 14.5% वृद्धि हुई है। मान लिया कि अगर 75 रुपया था तो इसका 10% 7.5 मतलब 82-3% के आसपास में आपका वृद्धि हो गया, मतलब $1 इक्वल टू 80 से 82 रुपये के बराबर हो गए। तो हमारा रुपया कमजोर हो गया ना, तो हमारा रुपया कमजोर, तो हम पर काफी समस्या उत्पन्न है। इसी अवधि में देखा जाए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 7.4% की गिरावट आई है आपका रुपयों में। कई आरक्षित मुद्राएं के साथ साथ इसमें कई ईएमआई और एशियाई आपका साथी की तुलना में भी, तो इसकी स्थिति के कारण से हमारा जो मुद्रा है कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप समझ सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आजकल चर्चा में देखने को मिला है, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको आप समझते हैं, जानते हैं। एक नया अर्थव्यवस्था आप सुनने को मिला होगा, आप जानते भी हैं, लेकिन आजकल हाईलाइट में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है गीग अर्थव्यवस्था। जो गीग अर्थव्यवस्था क्या, इसको समझना होगा। अभी तक आपने बहुत सारी अर्थव्यवस्था जानते हो गए, है ना, और उसी में थालीनॉमिक्स के बारे में भी आप पिछले बजट में मेंशन किया गया था। सो जो गीग अर्थव्यवस्था ये क्या है? गीग अर्थव्यवस्था का मतलब सिंपल सा सीधा सा मतलब ये है कि एक ऐसा रोजगार, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी रूपरेखा जिसके माध्यम से जहां अस्थायी तौर पर कर्मचारी को रखे बिना, अस्थायी तौर पर कर्मचारी परमानेंट बेसिस पर नहीं रखना है, उसको टेम्पोररी बेसिस पर किसी संस्था में काम कर रहा हो। मतलब आप कह सकते हैं कि अस्थायी तौर पर न रहकर कर्मचारी को उसको अल्प अवधि के लिए, बहुत कम समय के लिए, है ना, अनुबंध पर रखा जा रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जा रहा हो। आपने फ्रीलांसर का नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं या बहुत सारे ऐसे पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोग होते हैं जो फ्रीलांसर, वो स्वतंत्र हैं, वो दिन के 2 घंटा इस कंपनी में काम कर लिया, 2 घंटा किसी और कंपनी में काम कर लिया, 3 घंटा किसी और कंपनी, मतलब वो स्वतंत्र है, वो बंधे हुए नहीं है, टेम्पोररी बेसिस पर हर जगह काम कर रहे हैं। तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था जो है ना, उसी को हम गीग अर्थव्यवस्था कहते हैं, और इसका दिन पर दिन वृद्धि होता जा रहा है। मतलब कंपनी के अनुबंध के हिसाब से ये जो है कमी आप देख सकते हैं कि ये जो कर्मी जो हैं कंपनी के कर्मचारी नहीं होते, बल्कि एक स्वतंत्र सेवा देने वाला ठेकेदार होता है। अब इसमें एक रिपोर्ट आया है नीति आयोग का, और नीति आयोग का रिपोर्ट में इंडियन बूमिंग गीग एंड द प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक का एक रिपोर्ट के महत्व यह कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में आप समझ सकते हो कि यह अर्थव्यवस्था में 77 लाख कर्मचारी ये काम कर रहे हैं। 20-21 के दौरान में काम कर रहे थे 77 लाख कर्मचारी, ये ग्रीक अर्थव्यवस्था के बेसिस पर काम कर रहा था। लेकिन यही नहीं, यहां पर यह देखेंगे कि गैर कृषि कार्यबल में 2.6%, भारत के कुल कार्यबल में 1.5% लोगों का योगदान है। मतलब जितना जो वर्कफोर्स है पूरी भारत में, उस पूरी वर्कफोर्स का 1.6% आप देखेंगे, 1.5% जो है ये गीग अर्थव्यवस्था वाला है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, है ना, आप समझ सकते हैं इस चीजों को। सो गीग कार्य
जो बल की संख्या जो बढ़कर ऐसा माना जा रहा है कि एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे हैं कि 2029 और 30 के दौरान में अगर आप देखेंगे तो इसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। मतलब कि अभी 77 लाख है, मतलब आप 29-30 तक ये 2.35 करोड़ रुपया 2.35 करोड़ लोग जो हैं ये वृद्धि हो जाए। मतलब कि 29-30 में जब आप देखेंगे ना तो गीग अर्थव्यवस्था अर्थात टेम्पोररी बेसिस पर काम करने वाले लोग, फ्रीलांसर के तौर पर काम करने वाले लोगों की संख्या 2.35 करोड़ तक होने की उम्मीद है। 29-30 तक की बात कर रहा है। यही इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जितनी भी आजीविका है उसका 6.47% क्या होगा, गीग अर्थव्यवस्था होगा, है ना। और भारत के कुल आजीविका में 4.1% का योगदान होने की उम्मीद है इस गीग अर्थव्यवस्था का। अब लेकिन सवाल उत्पन्न यह होता है, हालांकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, फायदे भी हैं और चुनौतियां भी हैं। फायदे क्या हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले फायदे की अगर हम बात करें, इसकी अगर लाभ की बात करें तो गीग अर्थव्यवस्था के बहुत सारे लाभ। पहला पॉइंट तो ये है, एक कॉन्सेप्ट है, एक रिपोर्ट बना था जिसका नाम है बोस्टन काउंसिल ग्रुप, BCG। जो बोस्टन काउंसिल ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें नौकरियों में अगर देखा जाए तो देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 1.25% जो है आपको बढ़ सकती है। मतलब जीडीपी का 1.25% किससे आएगा, गीग अर्थव्यवस्था से आएगा। दूसरा सबसे फायदा क्या है कि गीग अर्थव्यवस्था ने बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार पाने में सक्षम बनाया गया है। और जैसे उदाहरण के तौर पर देख लो, उबर हुआ, ओला हुआ, स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, ये सब जितनी भी तकनीकी वाली कंपनियां हैं उस पे आधारित जो है नौकरियां, गीग अर्थव्यवस्था। आज देखो ना, आप हर जगह जाओगे, उबर, ओला, आपका जो भी तकनीकी से संबंधित पार्ट टाइम के तौर पर टेम्पोररी बेसिस पर व्यक्ति काम कर रहा होता स्वतंत्र रूप से। इसमें काम करने का मन है तो ठीक है, नहीं तो बदल दो, फिर तीसरा बदल। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई अनुबंध नहीं है पूरी तरीके से, है ना, स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है युवाओं यहां पर। दूसरी बात, वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था जो समावेशी विकास की कमी जो थी, हाँ, के कारण जो है बेरोजगारी का समापन कर रही है। मतलब पहले इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट की बात थी, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही थी, ये गीग अर्थव्यवस्था बेरोजगारी को थोड़ा कम किया है। गीग इकोनॉमिक में जॉब के निर्माण में भारतीय अर्थव्यवस्था का रोजगार बढ़ता मिलेगा। उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में उपजी बेरोजगारी की समस्या का भी सामना कर रहा है गीग अर्थव्यवस्था, ऐसे में ग्रामीण युवाओं को भी लाभकारी रोजगार प्रदान करने में सक्षम होगी। मतलब हमारे लिए गीग जो अर्थव्यवस्था जो है एक तरीके से बहुत ही फायदेमंद दे सकता है। हालांकि इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो ये काम की मात्रा का आधार जो है दिन पर दिन जो है बढ़ता हुआ इसमें दिखा जा रहा है। लागत कम करने में मदद मिलेगी। गीग अर्थव्यवस्था में श्रमिकों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता देती है, जिसमें कार्य करने का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं होता है। अपनी रुचि के अनुसार जो है नौकरी बदल सकता है, जैसा कि हमने इन सभी चीजों पर बात किया आपका, है ना। तो ये चीज प्रतिदिन काम करने के निश्चित घंटे भी आपका फीस, महिलाएं भी इसमें काम कर सकते हैं हर क्षेत्र में। लेकिन एक सवाल उत्पन्न होता है, सवाल ये है कि इसकी बहुत सारी चुनौतियां भी है। गीग अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या है? चुनौतियां सबसे पहला सामाजिक सुरक्षा योजना की बात आती है। सिक्योरिटी नहीं है आपका इसमें। आप बेहतर कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इसके तहत कार्य करने में कर्मचारी कंपनी जो है अनुबंधित कर्मचारी नहीं होते हैं, इसलिए इनकी सामाजिक सुरक्षा योजना और श्रमिक अधिकारों से मिलने वाली जो लाभ होगा वो वंचित। आप देख लो ना, पीएफ नहीं कटेगा, है ना, प्रोविडेंट जो फंड होता है, मेडिकल नहीं दिए जाएंगे, इंश्योरेंस नहीं दिए जाएंगे। इस तरीके से जो सामाजिक सुरक्षा योजना होता है वो श्रमिक अधिकार के तहत वो आपको नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा ये है कि काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है। अब काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है तो कार्य का निर्धारण समय भी नहीं होता। रात रात दिन 2 बजे 4 बजे 5 बजे इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो ये भी समस्या इसके अंतर्गत आप देखेंगे आईटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसे देखने को मिला है ना। इसके अंतर्गत जो है कर्मचारी असंगठित होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं आपका, है ना, इसलिए उनको संगठित क्षेत्र में कर्मचारी की तरह सुविधा नहीं मिलती है। सामाजिक आर्थिक असमानताएं बढ़ने की बहुत ज्यादा खतरा होता है कि भाई 200 रुपए पर ये काम कर रहा है, कोई 400 पर काम कर रहा है तो 200 वाले को हायर कर लेगा। तो इसके कारण से ये असमानता है। ऐसे प्लेटफॉर्म स्थापित करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये गीग जो है अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं और हो सकता है इससे संबंधित आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे समझने की अवस्था है और ये मेंस में भी प्रश्न इससे संबंधित बन सकते हैं। प्रीलिम्स में भी गीग अर्थव्यवस्था का तात्पर्य आपको पूछ सकता है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।